नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आप लोगों को पिछला वीडियो याद होगा जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और वहाँ पर हमने कहाँ तक स्टडी किया था। देखो, हमने सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स देखे थे, उसके बाद नेचुरल सब्सटेंसेस की हमने बात की थी, फिर मैन मेड सब्सटेंसेस की बात की थी, एंड देन हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने इरिवर्सिबल चेंजेस देखे थे कि इरिवर्सिबल चेंजेस मतलब होता क्या है। ठीक है, अभी इसके आगे का हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। यहाँ पे हम प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस देखेंगे, जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग रबर देखेंगे, ठीक है। तो रबर इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड द सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द जम और सैप ऑफ ट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, जो नेचुरल रबर होता है ना, वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो जो ट्रीज होते हैं उनका जो दूध निकलता है, यानी दूध निकलता है मतलब क्या, उनके जो छाल है ना, उनको ऐसे जब आप छीलोगे ना तो उसमें दूध जैसा निकलता है, वाइट वाइट होता है। ओके, तो ये हो गया सैप ऑफ ट्रीज। तो इनसे ये ऑब्टेन किया जाता है, किसको, रबर को। ओके, दिस सैप इज कॉल्ड लेटेक्स। और ये जो सैप होता है यानी वो जो दूध होता है उसको क्या कहा जाता है, लेटेक्स कहा जाता है, याद रखना। क्योंकि हो सकता है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या बताओगे, इसीलिए आप लोगों को एक एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि लेटेक्स किसको कहते हैं। तो वो जो ट्रीज के जो सैप होते हैं, अभी अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, उसकी छाल को छीलते हैं ना, जो दूध निकलता है वाइट वाइट कलर का। ओके, तो उसको क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। रबर हैज़ अ पेक्यूलियर ऑर्डर एंड इट इज़ वाइट इन कलर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रबर होता है ना, इसमें एक गंध होती है, सुगंध होती है, और ये वाइट कलर का होता है ना। अभी यहाँ पे हम वल्कनाइजेशन ऑफ रबर देखेंगे कि ये रबर का वल्कनाइजेशन, ये जो प्रोसेस है ये कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या होता है ना, जो आपके रबर होते हैं ना वो ऐसे टाइट बन पाते हैं, ठीक है। तो चलो पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, रबर इज हीटेड विथ सल्फर फॉर 3 to 4 आवर्स। देखो इसमें क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो रबर रहता है ना उसको सल्फर के साथ 3 से 4 घंटे तक पूरा गर्म किया जाता है। ओके, टू गिव हार्डनेस टू द रबर सल्फर इज मिक्सड इन इट। और ये सल्फर को क्यों मिलाया जाता है, तो उसको हार्ड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो रबर होता है नरम होता है, ठीक है। तो वो हार्ड कैसे बनेगा, जब हम उसमें सल्फर को मिलाएंगे तब। तो इसीलिए रबर और सल्फर को बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, 3 से 4 घंटे तक उसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन द मिक्सचर इज डिटरमाइंड बाय द पर्पज फॉर विच द रबर विल बी यूज्ड। यानी वो जो सल्फर है, ठीक है, वो कम या ज़्यादा हम लोग डालते हैं, कब डालते हैं, मतलब वो जो आपका रबर है, जो बनने वाला रबर है, वो किस पर्पस के लिए यूज होगा, हम लोग उसका यूज़ किस लिए करेंगे, उसी के आधार पे कम या ज़्यादा सल्फर को मिलाया जाता है। ओके, इरेजर, रबर बॉल्स, रबर टॉयज ऑल हैव वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन देम। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इरेजर्स, रबर बॉल्स, रबर टॉयज, इन सभी चीज़ों में अलग अलग प्रोपोर्शन में सल्फर को मिलाया जाता है। क्योंकि इरेजर कैसा होना चाहिए, नरम। देखो इरेजर एक ना बहुत ही नरम आता है, एक थोड़ा कठोर सा आता है, तो वही वो सल्फर का ही असर रहता है, ठीक है। सल्फर की वजह से जो आपका रबर है ना वो कैसा होता है, टाइट बन पाता है। ओके, समझ में आया, वो हार्ड हो पाता है। और फिर यहाँ पे और क्या दिया गया है कि इन रबर बैंड्स द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इज वेरी स्मॉल। जो रबर बैंड्स होते हैं ना, इनमें सल्फर बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसकी वजह से वो जल्दी ही टूट जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, ठीक है। कैसे समझ में आया कि हमको सल्फर मिलाना चाहिए रबर में, कैसे पता चला, तो ये प्रॉपरली पूरा रिसर्च नहीं किया, ये अनजाने में हुआ था और आज ये काम आ रहा है। क्या हुआ था ना कि ये जो चार्ल्स गुड ईयर थे, चार्ल्स गुड ईयर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, उनके हाथ से रबर और सल्फर का मिक्सचर जलता हुआ स्टोव था उसके ऊपर गिर गया, ठीक है, गिर गया। अभी वो गर्म हुआ होगा, फिर जब स्टोव बुझ गया तभी उन्होंने उसको जब भी देखा तो क्या देखते हैं कि जो रबर है पहले जैसा था उससे वो ज़्यादा मतलब हार्ड हो चुका है, वो अभी ज़्यादा नहीं तन रहा है, पहले ज़्यादा तन रहा था, अब वो कम तन रहा है। ओके,
तब उनको समझ में आएगी किसकी वजह से हुआ है, सल्फर की वजह से हुआ है। जब हमने सल्फर इसमें मिलाया, उसको गर्म किया, तब जाके ऐसा हुआ है। ठीक है, तो फिर उसके बाद प्रॉपरली पूरा प्रोसेस किया गया और ये प्रोसेस यहाँ पे तैयार किया गया, उसकी खोज की गई वल्कनाइजेशन प्रोसेस की। समझ में आया आप लोगों को? तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना। अनजाने में ये एक बहुत ही अच्छी बात हो गई है ना, जो आज हमारे काम आ रही है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, डू यू नो। ओके, क्या आप जानते हो, क्या जानते हो? रबर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय कलेक्टिंग द लेटेक्स ऑफ सर्टन ट्री। क्या किया, ये जो रबर है ये क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हम लोग को कहाँ से मिलता है, ट्री से मिलता है। मतलब ट्री का जो लेटेक्स होता है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसकी हेल्प से हमको रबर मिलता है। ठीक है, अभी रबर ट्रीज आर फाउंड इन एविडेंस इन ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील में बहुत सारे रबर के ट्रीज होते हैं और हमारे इंडिया में भी होते हैं, और ज़्यादातर कहाँ पे है ना, तो केरला में है। ओके, और बस यहाँ पे यही दिया गया है। और देखो हाँ, डू यू नो में बस आपको इतना ही सीखना है कि ब्राज़ील में ये जो रबर होता है इसके बहुत सारे ट्रीज़ हैं, एंड लेटर दीज ट्रीज वर प्लांटेड इन अदर कंट्रीज़ टू, और फिर उसके बाद अदर कंट्रीज़ में भी ये प्लांट किया गया। और इंडिया में ये केरला में बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है रबर का। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द बोटेनिकल नेम ऑफ दिस ट्री इज हेविया ब्राज़ीलियंसिस। याद रखना, हाँ, बोटेनिकल नेम क्या है इसका, तो हेविया ब्राज़ीलियंसिस। ओके, किसका, इसका ये जो ट्री होता है ना इसका। ओके, चलो ये तो हमने रबर के बारे में जाना। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग पेपर। ये जो पेपर है ये कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम ये जो डायग्राम दिया गया ना इसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पेपर बनता कैसे है। ओके, तो चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो पेपर्स होते हैं ना वो किसके बनते हैं, तो ट्रीज़ के ही बनते हैं। कैसे बनते हैं, ट्रीज़ को क्या किया जाता है, सबसे पहले तो काटा जाता है, फिर बाद में उसकी जो छालें होती है ना, पेड़ों की जो छालें, ऊपरी मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो उसका छिलका। ठीक है, किसी भी चीज़ का कैसे छिलका होता है ना, वैसे ही वो छाल जो होते हैं ना उनको निकाल लिया जाता है। फिर बाद में वो जो लकड़ी होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। फिर बाद में वो केमिकल मतलब कुछ तो डाल करके उसको रखा जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाता है, जिससे उसकी क्या बन जाती है ना, पल्प बन जाता है। और फिर बाद में वो पल्प की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रोलर में लगाते हैं, फिर वहाँ पे पेपर्स बनाते हैं, और फिर एक जो रोलर होता है उसमें उसको लपेट दिया जाता है और आपका पेपर तैयार हो जाता है। लेकिन ये बोलने में जितना आसान है उतना ये छोटा प्रोसेस नहीं होता, बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये तो मैंने फटाक से बोल दिया तो आप सोचोगे अरे इतनी जल्दी पेपर बन गया। नहीं, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये पेपर्स बन करके तैयार होते हैं। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी। समझिए, आपको एग्ज़ाम में पूछ दिया कि पेपर किसको कहते हैं, तो पेपर किसको कहते हैं, आप क्या लिखोगे आंसर, व्हाट इज़ पेपर। तो बताती हूँ मैं, देखो यही लिखना, पेपर इज़ द सब्सटेंस और material formed due to the intervening of the cellulose fibers in grass, wood, rags और waste paper। ओके, समझ में आया? इतना आप लोगों को लिखना है। समझिए, पेपर पूछ दिया व्हाट इज पेपर, देन यू हैव टू राइट दिस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। पेपर इज अ सब्सटेंस और मटेरियल फॉर्म ड्यू टू द इंटरवीनिंग ऑफ द सेल्यूलोज फाइबर इन ग्रास, वुड, रैग्स और वेस्ट पेपर। यानी कि जो सेल्यूलोज फाइबर्स होते हैं, वो जो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड के जैसे, उनका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो पेपर, जो चीज़ बनाते हैं उसको कहते हैं पेपर कहते हैं। ठीक है, दस पेपर इज़ अ काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ सेल्यूलोज फाइबर्स। तो हमेशा बोल सकते हैं कि ये जो पेपर है ये क्या है, एक तरीके से क्या है, नेटवर्क ऑफ सेल्यूलोज फाइबर्स, यानी सेल्यूलोज फाइबर्स का एक नेटवर्क है, क्योंकि उसी फाइबर से ये पेपर बनाया गया है ना। तो पेपर को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ सेल्यूलोज फाइबर्स। ओके, हाउ इज पेपर मेड, ये तो मैंने पेपर बताया। अगर पेपर पूछा एग्जाम में, देन यू शुड राइट दिस थिंग्स।
एंड अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हाउ इज पेपर मेड, देन व्हाट विल यू राइट, क्या लिखोगे आप? बताती हूँ मैं, ये लिखना, ये जो अभी बताने वाली हूँ ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग लिख सकते हो। चलो मैं आप लोगों को इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कैनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन आर यूज टू मेक पेपर। पेपर बनाने के लिए कौन से ट्रीज का यूज़ किया जाता है? तो जो कैनिफेरस ट्रीज होते हैं जैसे कि पाइन, ओके, ऐसे ट्रीज का यूज़ किया जाता है। द बार्क ऑफ द लॉग्स ऑफ दिस ट्रीज इन फर्स्ट रिमूव द वुड इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। सबसे पहले क्या किया जाता है? तो जो उसके बार्क होते हैं, जो उसकी छाले होती हैं, उसको निकाला जाता है, ठीक है। फिर उसके छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं। देन द मिक्सचर ऑफ दिस पीसेस एंड सम केमिकल्स इज कीप्ड सॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इनको भिगो करके रखा जाता है, ये जो छोटे टुकड़े होते हैं, और कुछ केमिकल्स को डाल करके पानी में भिगो करके रखा जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। इट हेल्प्स टू फॉर्म पल्प, यानी ये किस में हेल्प करता है? तो पल्प फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। When the chemical process is completed, the fiber substances from wood pulp are separated। यानी जब ये केमिकल प्रोसेस फिनिश्ड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब क्या किया जाता है? ये जो पल्प होता है ना, इसमें से हम क्या करते हैं, जो फाइबरस सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है। एंड सम डाइज आर एडेड, ठीक है, फिर उसमें कुछ डाइज को ऐड किया जाता है। द पल्प इज देन पास थ्रू रोलर्स और ड्राई टू फॉर्म पेपर एंड फाइनली वाउंड ऑन रील्स। यानी फिर इसको रोलर में डाला जाता है, फिर बाद में ये सूखने के बाद पेपर बन जाता है और उसको ऐसे करके रील्स में लपेट दिया जाता है। हो गया आपका पेपर तैयार, ठीक है। तो इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा कि हाउ इज, एग्जाम में पूछा कि हाउ इज पेपर मेड, देन यू शुड राइट दिस। पेपर एंड वुड आर क्लोजली रिलेटेड। टू सेव ट्रीज इट इज नेसेसरी टू पेपर स्पैरिंगली। सुनिए बच्चों, ये जो पेपर है और ये जो ट्रीज है ना, ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है। क्लोजली ये कैसे रिलेटेड है? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो पेपर है वो किसका बनता है? ट्रीज के बनते हैं, है ना, पेड़ों से बनाए जाते हैं। तो अगर आप पेपर को बर्बाद करोगे, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो? पेड़ को काटने में मदद कर रहे हो। यानी जब हम पेपर को ज़्यादा ख़त्म करेंगे, उनका ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे, है ना। इसीलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? पेपर का कम से कम यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है? कि जो आपके ब्लैंक पेजेस होते हैं ना, उन्हें आप लोगों को कभी भी नहीं फाड़ना है। डू नॉट थ्रो अवे ओल्ड नोटबुक्स। और जो आपके पुराने नोटबुक्स हैं, उन्हें भी आप लोगों को ऐसे खाली अगर है ना, ब्लैंक है, तो उन्हें नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि ऐसे रद्दी में नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसका पूरा यूज़ करना चाहिए। देखो, आप सब्जेक्ट की नोटबुक नहीं बना सकते हो उस बुक का, लेकिन आप उसको रफ वर्क में तो यूज़ कर सकते हो ना, कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को ये जो पेपर्स हैं बिना यूज़ के नहीं फेंकने चाहिए। ऐसे फालतू में आप फेंक दोगे, सादा पेज लाओगे, उस पर कुछ भी गोज करके फेंक दोगे, तो क्या होगा? ये तो नुकसान ही होगा ना हमारा, क्योंकि हमारी प्रकृति जो है ये किससे सुंदर बनती है? पेड़ों से बनती है। अगर पेड़ ही नहीं रहे तो फिर इसकी सुंदरता तो सब चली जाएगी। हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? और जो सभी एनिमल्स है वो कैसे जीवित रह पाएंगे? बारिश कैसे होगी, है ना। तो इसीलिए इनका यूज़ ध्यान रख करके किया करो। अभी जो कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह आपके घर पे आते हैं, तो आप उनका यूज़ किस लिए कर सकते हो? जो आपकी नोटबुक्स होती हैं उनके ऊपर कवर लगाने के लिए उनका यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के ऊपर कवर लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। ऐसे ही आप रद्दी में डाल दोगे तो फिर उसका सबसे पहले तो पूरा अच्छे से आप लोग यूज़ करो, उसके बाद उसको फिर फेंको या फिर रद्दी में डालो। वैसे रद्दी में डालोगे तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि ये जो रद्दी वाले होते हैं क्या करते हैं, ये फिर से वो कंपनी में जाता है, फिर से उससे कागज़ बनाया जा सकता है। लेकिन आप ऐसे फेंक दोगे तो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, फिर तो वो किसी काम का नहीं। इसीलिए आप लोग को रद्दी में ही देना चाहिए, है ना। ये जो रद्दी वाले होते हैं ये बड़ी हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग में। और ये जो चुनने वाले होते हैं ना, आते हैं वो चुनने के लिए प्लास्टिक वगैरह, तो ये लोग भी बड़े हेल्प करते हैं ये रिसाइकलिंग प्रोसेस में। ओके, तो इनकी मदद आप लोगों को करनी चाहिए। और जहाँ पे भी समझिए, जहाँ पे भी पेंसिल, देखो अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेपर की तभी आपको यूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं फालतू में कभी भी यूज़ कर लोगे। जैसे मुझे अभी बोर्ड पे पढ़ाना है तो मुझे पेज का यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो बोर्ड पे पढ़ा सकती हूँ, है ना। तो वही बात मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि आप लोग को क्या करना चाहिए,
पेंसिल और स्लेट का यूज़ करना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो पेपर का तो यूज़ करना ही है। अगर पॉसिबल नहीं है तो पेपर का तो यूज़ आप लोग को करना पड़ेगा, लेकिन अगर पॉसिबल है तो क्यों फालतू में पेपर बर्बाद करें, है ना। चलो ये तो हमने पेपर भी पढ़ लिया, रबर भी पढ़ लिया। अभी लास्ट हमको क्या पढ़ना है, सिंथेटिक फाइबर्स और थ्रेड्स। ओके, जो हमको नेचुरली नहीं मिलते हैं बल्कि इनको बनाना पड़ता है, ऐसे थ्रेड्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये थ्रेड्स आखिर में बनाए क्यों जा रहे हैं, क्यों बनाए गए, है ना। क्योंकि कोई भी काम हम कब करते हैं, जब हमको इसकी ज़रूरत महसूस होती है, तभी प्यास लगेगी तभी पानी पिएंगे ना, है ना। तो ये जो फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स क्यों बनाए गए, तो आप सभी को पता है कि जो पॉपुलेशन है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। अभी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों को पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, तो ये जो कपड़े हैं उनकी आपूर्ति अच्छे से की जा सके, सभी को कपड़े मिल सके, इसके लिए इन्होंने क्या किया है, यानी कि मनुष्यों ने ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है इनका निर्माण किया है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो नाइलॉन हो गया, डेक्रॉन हो गया, टेरिलिन, देखो यहाँ पे नाम सुनो, हाँ, नाइलॉन, ये सभी थ्रेड्स हैं। ओके, अलग अलग तरीके के, कोई चमकदार होता है तो कोई बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है। सुनो ध्यान से, तो कौन कौन से मैंने नाम लिए थे, नाइलॉन, डेक्रॉन, टेरिलिन, टेरिन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी सिंथेटिक थ्रेड्स हैं। ओके, चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स इन द ओल्डन डेज कैन नाउ बी मेड फ्रॉम सिंथेटिक थ्रेड्स, यानी कि जो पहले सब्सटेंसेज, जो पहली चीज़ें बनाई जाती थी नेचुरली, जो अवेलेबल थ्रेड्स होते थे उनका यूज़ करके ओल्डन डेज में, लेकिन अभी क्या किया जाता है, उन चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग इन्हीं ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना उनका यूज़ हम करते हैं मोस्ट ऑफ जगहों पे। ओके, और नाइलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, एक्रिलिक आर ऑल सिंथेटिक थ्रेड्स एंड मेनी आर्टिकल्स इन आवर डेली यूज़ आर मेड फ्रॉम देम, यानी हमारे यूज़ में जो भी हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, ये सारी चीज़ें इन थ्रेड से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, ये जो सभी थ्रेड्स हैं इनके बारे में जानेंगे, उसके बाद ये जो हमारा लेसन है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा और वेट करना है, आई थिंक 10 या फिर 15 मिनट लग सकते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड। ओके, और क्वेश्चन आंसर तो मैंने ऑलरेडी दिए ही हैं। तो चलो मैं बताती हूँ, सबसे पहले नाइलॉन की बात करेंगे, है ना। तो कोई भी देखो, कोई भी चीज़ होता है ना, तो उसका जो नाम होता है ना उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है कि इसका नाम यही क्यों रखा गया। ठीक है, तो वैसे ये नाइलॉन भी है, इसका नाम नाइलॉन ही क्यों रखा गया, क्यों हमने इसका नाम कुछ और नहीं रखा। तो सुनिएगा ध्यान से, ये जो नाइलॉन है ना, इसकी ये जब भी इन्वेंट हुआ था, तो सुनो, 2 जगहों पे इन्वेंट हुआ था सेम टाइम में, मतलब टाइम सेम था, और ये 2 जगहों पे इन्वेंट हुआ था। पहला था न्यूयॉर्क और दूसरा क्या था, लंदन। ठीक है, सेम टाइमिंग पे ये इन्वेंट हुआ, इसकी खोज की गई, तो 2 जगहों पे की गई ना, एक तो न्यूयॉर्क, दूसरा लंदन। तो इन्होंने क्या सोचा है कि हम इसका नाम क्यों ना रख दें नाइलॉन, मतलब न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON, तो इसका नाम हो गया नाइलॉन। ओके, समझ आया आप लोगों को, नाइलॉन इसका नाम क्यों पड़ा। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ें आप लोग याद करके रख सकते हो। ओके, नाइलॉन थ्रेड्स हैव अ शाइन एंड स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड वाटर रेसिस्टेंस। अभी ये जो नाइलॉन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, तो इनमें साइन होता है, चमक होती है, फिर ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और ट्रांसपेरेंट भी होते हैं एंड वाटर रेसिस्टेंस भी होते हैं, यानी ये पानी से भीगने का इनको खतरा नहीं रहता है। ठीक है, दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर, अभी इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर क्लॉथ्स, फिर नेट्स, ये जो मछली पकड़ने का जाली होता है ना वो, और रोप्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए नाइलॉन का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, तो रेयॉन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो, कॉटन एंड वुड पल्प इज डिस्कवर्ड इन अ केमिकल called sodium hydroxide to make a solution. Threads are obtained from this solution with the help of machines. As these threads have shine and strength, they are said to be synthetic silk. देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप इतना समझिएगा,
क्या किया गया, मतलब क्या किया जाता है, कॉटन एंड जो वुड पल्प होता है, ठीक है, इज डिजॉल्व इन अ केमिकल कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल होता है उसमें वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है, पूरा मिल जाता है, ठीक है, मतलब उसको एक सॉल्यूशन बना लिया जाता है। आप ऐसे समझो, इसको पूरा ऐसे करके मिक्स कर लिया जाता है, उसका एक सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, वो जो बनता है ना, सबको एक साथ मिला दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया, एक घोल बन गया, ठीक है, वो ओके। फिर थ्रेड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मशीन। अभी ये जो सॉल्यूशन होता है इसी से हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड्स को ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन से। कोई मशीन होता है जिससे हम लोग ये थ्रेड्स ऑब्टेन करते हैं। तो ये जो थ्रेड्स हमको मिले हैं ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, शाइनिंग वाले होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सिंथेटिक सिल्क भी कहा जाता है। यही रेयॉन भी है, इसको सिंथेटिक सिल्क क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये चमकदार होता है, ठीक है, जैसे सिल्क चमकता है वैसे ये भी चमकता है, इसीलिए इसको सिंथेटिक सिल्क भी कहा जाता है। दे अपीयर टू बी शाइनिंग ब्राइट लाइक सन रेज, और ये सन रेज की जैसा चमकता रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, रेयॉन हो गया, ठीक है। उसका नायलॉन का नाम तो आपको पता चला, अभी रेयॉन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो सूर्य की किरण होती है ना उसके जैसा ये चमकता रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेयॉन, ठीक है। चलो लास्ट हम किसकी बात करेंगे, तो डेक्रोन, टेरिलिन, टेरिन। तो ये भी धागे हैं जिनको बनाया जाता है, मतलब देखो अलग अलग केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं, फिर जो अलग अलग प्रकार के थ्रेड्स बनते हैं उनके अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, हो गए थ्रेड्स, है ना। तो वेरियस अब सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स बता देती हूँ। हाइड्रोकार्बन्स और ये पॉलीमर चेन्स होते क्या हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स मतलब सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल ऑयल, यानी वो सब्सटेंसेस जो हमको ऑब्टेन होता है, जो हमको मिलता है फ्रॉम मिनरल ऑयल, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड पॉलीमर चेन्स किसको कहते हैं, तो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन फ्रॉम फॉर्म बाय स्मॉल इंटरलिंक केमिकल यूनिट्स, यानी क्या होता है ना कि एक कंटिन्यूअस चेन फॉर्म होती है, कंटिन्यूअस चेन यानी वो कभी भी ऐसे कट बीच में ऐसे टूटी हुई नहीं रहती, वो कंटिन्यूअस चेन होती है, अखंड होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर चेन्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते क्या दिया था इसमें कि वेरियस हाइड्रोकार्बन्स, पता है ना आपको हाइड्रोकार्बन्स, तो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल ऑयल्स आर यूज टू मेक पॉलीमर चेन्स, यानी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका यूज़ किस लिए किया जाता है, जो मिनरल से ऑब्टेन होते हैं पॉलीमर चेन्स बनाने के लिए किया जाता है। और सॉल्यूशन ऑफ सच अ पॉलीमर इज प्रेस थ्रू अ स्ट्रेनर विथ फाइन होल्स, और फिर ये जो सॉल्यूशन रहता है पॉलीमर का इसको प्रेस किया जाता है, ठीक है, मतलब छोटे छोटे होल्स वाला कोई तो एक चलनी रहती होगी जिसमें ये लोग प्रेस करते हैं, जिससे ये फाइबर्स बन करके तैयार हो जाते हैं, ठीक है। द फाइबर्स फॉर्म आफ्टर कूलिंग, फाइबर्स कब बनते हैं, जब वो ठंडे हो जाते हैं तब, ठीक है। आर लॉन्ग एंड अनब्रोकन थ्रेड्स, और ये लंबे होते हैं और अनब्रोकन यानी टूटे हुए नहीं होते हैं। These threads are twisted to obtain, different types of chemicals are used to make threads of various properties. These different threads have been named variously as डेक्रोन, टेरिलिन, टेरिन एक्सेट्रा, यानी मतलब इनमें क्या किया जाता है, अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करके अलग अलग तरीके के धागे बनाए जाते हैं, जिनके अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे कि डेक्रोन को कोई धागा होता है, उसके बाद टेरिलिन होता है, टेरिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये धागे के बारे में भी पढ़ लिया। अभी हम लोग लास्ट हमारा टॉपिक क्या है, एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग्स, यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश्ड। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले एडवांटेजेस देखेंगे, फ़ायदे देखेंगे कि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनके फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो पहला फ़ायदा है दीज फाइबर्स कैन बी मैन्युफैक्चर ऑन अ मास स्केल, यानी कि बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। दे कॉस्टलेस, यानी इनका जो कॉस्ट होता है लेस होता है, क्योंकि बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस किया जाता है, इसका कॉस्ट भी लेस होगा। फिर दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं एज वेल एज ड्यूरेबल भी होते हैं, यानी आप लोग इसका ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो, मतलब जल्दी ये फटते उठते नहीं है, ख़राब नहीं होते। दे कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे आर वाटर, अच्छा ये देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे ये सभी क्या होते हैं, हमने ऊपर भी देखा था, ये कैसे होते हैं, वाटर रेसिस्टेंस, यानी कि पानी अगर आप इस पर डालते हो तो भी ये भीगेगा नहीं, कुछ इसके ऊपर असर नहीं होता है, ठीक है। दे आर लाइट वेट एंड कम्फर्टेबल टू वेयर, और ये हल्के होते हैं और वो पहनने में भी कंफर्टेबल होते हैं। एज दे हैव अ शाइन दे एनहांस द अपीयरेंस ऑफ द
वेयरर। अब सुनिएगा ध्यान से, इनमें शाइन होती है ना, इसके वजह से जो पहनने वाला होता है ना उसके अपीयरेंस को ये लोग क्या करते हैं, शाइन करते हैं। ये जो कपड़े होते हैं मतलब ये थ्रेड से जो भी कपड़े बनाए जाते हैं, जिसने भी इसको पहना तो वो आता है तो हाँ लगता है हाँ कोई आया है, मतलब उसके अपीयरेंस को भी इन्होंने और निखार दिया और सुंदर बना दिया, ठीक है, उनके पर्सनालिटी को डेवलप कर दिया। ओके, फिर लास्ट, क्लॉथ्स मेड फ्रॉम दीज थ्रेड्स आर रिंकल फ्री एंड स्क्रैच फ्री। यानी इन चीज़ों से, इन थ्रेड से जो आपके कपड़े बनाए जाते हैं ये कैसे होते हैं, स्क्रैच फ्री होते हैं। यानी ये ऐसे जैसे हमारे सूती के कपड़े कैसे पूरा चिंगुड़ जाते हैं, उनको प्रेस करना पड़ता है। और रिंकल फ्री होते हैं, रिंकल और स्क्रैच फ्री मतलब वही हुआ, मतलब आप ऐसे समझो कि आपको इन्हें प्रेस नहीं करना पड़ेगा, ये कभी भी सिकुड़ते नहीं हैं। तो ये सभी तो एडवांटेजेस हैं। अभी हम लोग बात किसकी करेंगे, डिसएडवांटेजेस, शॉर्ट कमिंग्स की, राइट। तो पहला डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये क्या होता है, वाटर प्रूफ नहीं होता है, मतलब वाटर रेसिस्टेंस नहीं होता है। मैंने बताया था ना ये वाटर रेसिस्टेंस होता है, मतलब ये वाटर प्रूफ होता है, इसके ऊपर आप पानी डालो कुछ नहीं होगा। तो इसके कारण ये जो है ना, ये हमारे जो पसीना होता है, जो स्वेट होता है, इसको ये ऑब्जर्व नहीं करता है, सोखता नहीं है ना। और जब पसीना नहीं सोखेगा तो देखो, अगर हम कंटिन्यूअसली एक ही चीज़, दूसरे पॉइंट में वही लिखा है, कंटिन्यूअसली समझिए उसी का यूज़ कर रहे हैं और ये पसीना सोख ही नहीं रहा है, पसीना सोखता ही नहीं है, तो बार बार वो हमारा शरीर गिल्ला रहने की वजह से हमको कई सारे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। फिर सिंथेटिक क्लॉथ्स आर अनकंफर्टेबल टू वेयर इन समर। यानी समर में इसको पहनना ये अनकंफर्टेबल होता है, मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ऊपर से गर्मी रहती है, सूरज जी इतना तेज से उगे होते हैं, फिर वो गर्मी में अगर आप ऐसे कपड़े पहनोगे जो पसीना भी ना सोखे तो फिर तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और बहुत आपको अंदर से, मतलब पूरा अंदर से आग ही फेंक देगा, है ना। जब पसीना नहीं सूखता, ऊपर से गर्मी, नीचे से गर्मी, तो कितना बेकार लगेगा, है ना। तो ये क्या होता है, अनकंफर्टेबल होता है, वो कंफर्टेबल नहीं होता है। एंड सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर ईजिली। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो आग बड़ी ही जल्दी पकड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ करते हो देन बी केयरफुल, ओके, क्योंकि आग तो पकड़ लिया, ठीक है। अभी ये जो आग पकड़ने के बाद ना ये हमारे शरीर से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, और अगर आप उनको निकालोगे तो आप उसके साथ साथ आपका पूरा स्किन भी निकल आएगा ना, इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो यहाँ पे वही दिया है कि इफ़ दे कैच फायर द क्लॉथ स्टिक्स टू द स्किन एंड कॉजेज सीरियस इंजरियस दिस फाइबर्स आर नॉट डीकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जो सारे फाइबर्स होते हैं ये डीकम्पोज नहीं होते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो तो हो जाते हैं, बट ये नहीं हो पाते। समझ में आप लोगों को? तो ये इन दोनों चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ। डिसएडवांटेजेस को शॉर्ट कमिंग्स भी आप बोल सकते हो। तो अगर एग्जाम में शॉर्ट कमिंग्स आया तो फिर ये मत बोलना कि मैंने डिसएडवांटेजेस बोला था, ठीक है। अगर लिमिटेशन आया, डिसएडवांटेजेस आया या फिर शॉर्ट कमिंग्स आया तो आप लोगों को डिसएडवांटेजेस ही समझना है, यानी उसके दोष क्या क्या हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ क्या ध्यान में रखना है। जो कागज़ होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, तो पेड़ों के बनाए जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, पेड़ों को अगर बचाना चाहते हो तो कागज़ का जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करो, ऐसे फालतू में यूज़ ना करो, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स के डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रख करके उनका यूज़ करते हो देन ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, और जो नेचुरल फाइबर्स है उन पे कम दबाव पड़ेगा, है ना। फिर व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर, क्या क्या हमने सीखा, तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। वी यूज 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, हम 2 टाइप के मटेरियल्स यूज़ करते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल मटेरियल्स में बी बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मटेरियल्स आर आइदर ऑफ प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। रबर, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर इम्पॉर्टेंट मैन मेड मटेरियल्स इन आवर डेली लाइफ, ओके। रबर, पेपर, सिंथेटिक फाइबर्स ये सभी क्या है, मैन मेड मटेरियल्स हैं, यानी मैन मेड सब्सटेंसेज हैं, मनुष्य इनको बनाता है प्रोसेस करके। एंड मैन मेड मटेरियल्स आर ऑब्टेन बाय यूजिंग सर्टेन प्रोसेस। और जो मैन मेड मटेरियल्स होते हैं ये कैसे ऑब्टेन होते हैं, तो कुछ प्रोसेस के थ्रू ये ऑब्टेन होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है
ये कंप्लीट हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो अब आप लोग की बारी है, इसको स्टडी करिए अच्छे से। और क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, तो इसमें आप लोगों को कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं, लेसन भी पढ़ा दिया, तो बस आपको अपनी तरफ से तैयारी करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिलेंगे कहाँ पे, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। या फिर आप सिंपली सर्च करो ना कि समझिए चैप्टर का चाहिए ना, तो सब्सटेंसेस इन डेली यूज क्लास 6 साइंस क्वेश्चन आंसर बाय एसके क्लास 2.0। ठीक है, तब आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा और आप इजीली इसके नोट्स ले सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहूँगी कि मैंने हिंदी और भी जो आपके अदर सब्जेक्ट है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके और भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हो, है ना। क्योंकि कई बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं, टीचर आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो। तो देखो, अगर आपको सब्जेक्ट जानना है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए ना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ। इंग्लिश भी जैसे मैंने सिखाया हुआ है, मैथ भी सिखाया है, हिंदी भी सिखाया है। ठीक है, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स है जो मैंने सिखाया है, तो आप उसमें जा कर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और हिस्ट्री भी सिखाया है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, और अच्छे मार्क्स लाओ। धन्यवाद।